नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसमें गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी और भाजपा ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोला और वहां की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली हैं। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत अन्य दल शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने कुल 74 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई हैं, जबकि अन्य ने 39 पर जीत दर्ज की है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तनातनी जारी है। किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 3000 से अधिक किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। केंद्र सरकार से मिले नए पत्र का आंदोलनकारी किसानों ने लिखित जवाब देने का फैसला किया है। पंजाब में आंदोलनकारी किसान संगठनों ने घंटों मैराथन मंथन के बाद लिखित जवाब के कई बिंदुओं पर चर्चा की। किसान दिवस पर सरकार को जवाब देने की तैयारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पर डटे किसान अब केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान ब्रिटेन के सांसदों को पत्र भेजकर उनसे अपील करेंगे कि वो अपने प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए आने से रोकें। पंजाब बीजेपी ने जिस हरप्रीत सिंह का पोस्टर बतौर खुशहाल किसान पेश किया, वो सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहा है। हरप्रीत सिंह के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया में खूब बवाल मचा हुआ है। इसके बाद बीजेपी ने पोस्टर को अपने फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जल्द ही आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिए बिना हर बिंदुओं पर चर्चा के बाद संशोधन से राह निकल सकती है। सरकार कभी भी हर बिंदु पर बातचीत को तैयार है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी नेता राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर आ गई है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि पर कृषि कानूनों के विरोध का निर्णय लिया गया है। आपने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी पर किसानों के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आप विधायक राघव चड्ढा ने बिधूड़ी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। राघव चड्ढा ने संवाददाताओं को एक वीडियो दिखाया जिसमें वे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड में बड़ा हादसा हो गया है। यूरिया इकाई में अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अफसरों समेत 20 लोगों की हालत बिगड़ गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 अफसरों की जान चली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को असम के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह के दौरे के दौरान कई विपक्षी विधायक और नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की तरह ही असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 39 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक दिए जाने की अनुशंसा की है। इनमें दिल्ली के 15, कर्नाटक के 6 और गुजरात के 5 अधिकारी शामिल हैं। चयनित अधिकारियों में 5 तमिलनाडु और 8 केरल से। केंद्र सरकार 4 माह के भीतर एक नया विकास वित्त संस्थान बनाने की योजना में लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसका लक्ष्य 111 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय पाइपलाइन योजना को वित्त पोषित करना है। उन्होंने कहा कि ढांचागत क्षेत्र को पूंजी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर फैसला होने के आसार हैं। नए साल से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को नियमित रूप से बुलाने पर भी फैसला हो सकता है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से सुबह 5:30 बजे तक दिल्ली में दृष्टता 200 मीटर दर्ज हुई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ईडी ने चिटफंड और पोंजी स्कीम मामले में बेंगलुरु स्थित एक फर्म की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। सूत्रों ने बताया है कि इसमें कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, 13 बैंक खाते और एक डीमेट खाता शामिल है। इन संपत्तियों को पीएमएल कानून के तहत जब्त किया गया है। प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा तनाव बढ़ने की कोशिशों पर भारत और जापान ने विरोध जताया है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री नोबु किशी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने स्थितियों को लेकर चर्चा की और सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने में शामिल चीन की कंपनी को बड़ा झटका लगा। रेलवे ने चीन की कंपनी को आयोग घोषित कर दिया है। इस टेंडर की कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। अब केवल 2 घरेलू कंपनी भेल और मेदा सर्वो ड्राइव की बोलियां मान्य है। देश के 69 पूर्व नौकरशाहों के समूह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना पर सवाल उठाए हैं। पत्र में पूछा गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं की जगह बेकार और अनावश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्णव गोस्वामी पर यूके ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी ने 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया है। रिपब्लिक भारत पर आरोप है कि उनके चैनल द्वारा ब्रिटेन में पाकिस्तानी लोगों के प्रति नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री को दिखाया गया है।
दिल्ली सरकार को लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम केजरीवाल ने इस बार दिवाली कुछ अलग अंदाज में मनाई थी। उनके द्वारा की गई दिवाली पूजा को लाइव टीवी पर टेलीकास्ट भी किया गया था। इस पूरे दिवाली कार्यक्रम में सरकार ने 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,00,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें अभी तक 1,46,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 24,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 333 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7,83,00,000 से ज्यादा हो गया। इसमें अब तक 17,22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 5,50,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और बांग्लादेश के बीच कृषि क्षेत्र में अधिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए बेहद लाभकारी कदम साबित होगा। बता दें कि भारत ने कृषि व अन्य उत्पादों के लिए बांग्लादेश को शुल्क मुक्त बाजार दे रखा है। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रात्रि कर्फ्यू लगाने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए रूप से राज्य और देश के लोग परेशान हैं। हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की हवाई अड्डों पर जांच की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का गठन किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इसमें 8 सदस्यों की जगह दी गई है। सोनिया गांधी ने समिति के गठन को स्वीकृति दी है। भरत सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजीएमयू के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में अगर डॉक्टर नहीं होते तो कोई सुपरमैन भी दुनिया को नहीं बचा सकता। संकट के दौरान पूरी दुनिया ने समझ लिया है कि हमारे असली सुपरमैन डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अर्जी सौंपी, जिसमें उन्होंने सीएम के पलानीस्वामी और 7 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्यपाल से सभी लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। स्टालिन के आरोपों पर सीएम के पलानीस्वामी ने पलटवार किया। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पलानीस्वामी ने कहा कि द्रमुक की पिछली सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इसलिए स्टालिन झूठ बोलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में जुटे हैं। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने टीएमसी का दामन थामने वाली अपनी पत्नी सुजाता मंडल खान को तलाक का नोटिस भेजा है। खान के वकील ने परस्पर सहमति से तलाक का नोटिस भेजा है। वकील ने विवाह संबंध तोड़ने के लिए कई आरोप लगाए हैं। देहरादून में इस बार क्रिसमस और नए साल के आयोजनों पर रोक रहेगी। होटलों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यह निर्णय संक्रमण को रोकने में प्रभावी साबित होगा। सीएम नीतीश कुमार ने श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। रोजगार में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना और कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने 4 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सिंह ने कहा है कि स्वरोजगार परक योजनाओं के कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा भी की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि लोग अगले 2 साल में आपातकालीन नंबर 112 का उपयोग कर सकेंगे। ये किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद मांगने में सहायक होगी। प्राधिकरण खतरे वाले क्षेत्रों में समय रहते सतर्क करने की व्यवस्था पर भी काम कर रहा है। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को अवसरवादियों का दल बताया। उन्होंने लोगों से भ्रष्ट ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अधिकारी ने कहा कि ममता ने खुद का अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा और कांग्रेस से मदद ली, बाद में उन्हें धोखा दिया। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच $50 करोड़ का समझौता हुआ है। इसके तहत सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। ये राजमार्ग गलियारे राजस्थान, हिमाचल और यूपी में विकसित किए जाएंगे। सांसद संजय राउत ने शिवसेना को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में शिवसेना भवन राजनीतिक भूकंप का केंद्र बनकर उभरेगा। लोग चाहते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे राज्य के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा बने। शिवसेना में कोई भी नेता बगावत नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में प्रभाव और प्रलोभन मुक्त विधानसभा चुनाव होंगे। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। मिलावटखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून लागू करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि इस समय ये सजा 3 साल की है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले साल फरवरी तक नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बोर्डों को सहायक अधिकारी भाषा का दर्जा देने के लिए असम सरकार कानून लाएगी। सीएम सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके लिए असम अधिकारी भाषा संशोधन विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी गई है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कोरोना को लेकर अजीब दावा किया है। उन्होंने कहा कि ताड़ी पीने से कोरोना नहीं होगा। गंगा जल से भी पवित्र ताड़ी की बूंद है। ताड़ी में इम्यूनिटी पावर है। उन्होंने कहा कि राजभर समाज के लोग खूब ताड़ी पीते हैं, इसलिए कोरोना से बचे हैं।
बट्टे खाते में बढ़ रहे कर्ज को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार का नया कीर्तिमान, मित्रों को बचाने में लगी मोदी सरकार। बता दें कि एक आरटीआई में जानकारी मिली है कि एनडीए सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उन स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण शुरू हो गया है जिन्हें पहले चरण में टीका दिया जाएगा। डिजिटल मंच कोविन पर अब तक 1,09,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा डाला जा चुका है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया के तहत 8 केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये केंद्र नागालैंड, कर्नाटक, अरुणाचल, केरल और तेलंगाना में बनाए गए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार भारत के खेल संस्कृति विकसित करना चाहती है, इस पर काम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से पहले टेस्ट में मिली हार के बाद कप्तान विराट कोहली भारत वापस लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से निकलने से पहले उन्होंने अपने टीम मेट्स के साथ आगे के टेस्ट मैचों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने टीम के 3 शीर्ष खिलाड़ियों पर टीम की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ग्रोइन इंजरी के चलते मेलबर्न टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा ऑलराउंडर सीन अबाट भी चोट की वजह से बॉक्सिंग डे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने अपनी मंगेतर धनश्री वर्मा के साथ फेरे ले लिए हैं। चहल की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके फैंस के साथ बीसीसीआई और चहल की टीम आरसीबी ने भी उन्हें बधाई दी है। तो भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान बिशन सिंह बेदी ने फिरोज शाह कोटला मैदान के स्टैंड से अपना नाम हटाने का भी अनुरोध किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।